में ऑक्सीजन को लेकर नया घमासान। एक रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी का आरोप, केजरीवाल सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन केंद्र से डिमांड की। यूपी के धर्मांतरण मामले में हवाला कनेक्शन सामने आया। एबीपी न्यूज से यूपी के गृह सचिव ने कहा, विदेशी बैंकों से ट्रांजैक्शन के मिले हैं सबूत। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरी बार अनिल देशमुख और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापे मारे। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई केस में यूपी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जिस मोबाइल से वीडियो बनाया गया था वो बरामद हो गया है। झारखंड में बालू माफिया बेलगाम, नदियों से बालू निकालकर भेजे जा रहे हैं बंगाल और बिहार। पुलिस रोक लगाने में नाकाम। ये सारी खबरें आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से, लेकिन शुरुआत आज की बड़ी खबर से। आज ट्विटर ने देश के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ही 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। रविशंकर बोले, ट्विटर पर होगी कार्रवाई। इस तस्वीर को देखिए, इसमें लिखा है कि केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया है। वजह है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन। करीब 1 घंटे तक आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट लॉक रहा तो हंगामा मच गया। खुद आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, दोस्तों आज बहुत ही अजीब घटना हुई। ट्विटर ने मेरे अकाउंट को 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया। रविशंकर प्रसाद ने देशी माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट कू के जरिए ये जानकारी शेयर की। हालांकि करीब 1 घंटे बाद ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद का अकाउंट अनलॉक कर दिया। सोशल मीडिया कंपनी की ये कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब सरकार और ट्विटर के बीच नए आईटी नियमों को लेकर विवाद चल रहा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर की यह हरकत नए आईटी नियमों का उल्लंघन है। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर नया घमासान। एक रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी का आरोप, केजरीवाल सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन केंद्र से डिमांड की। सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल की रिपोर्ट को लेकर बीजेपी और दिल्ली सरकार फिर आमने सामने आ गई। इस कथित रिपोर्ट में दावा है कि जब दिल्ली में कोरोना पीक पर था तब केजरीवाल सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड की। हालांकि केजरीवाल सरकार ने रिपोर्ट को ही फर्जी कह दिया। इस खुलासे के बाद शुरू हुई वार पलटवार की जंग। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो परिवार भी देख रहे होंगे जिनके अपने खोए होंगे जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में और बत्रा अस्पताल में। आपको याद होगा, इन दोनों अस्पताल में ऑक्सीजन के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। कई परिवारों ने अपने चिराग को खो दिया। अरविंद केजरीवाल जी, आप जिम्मेदार हैं उसके लिए। पूरी तरह से आशा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में अरविंद केजरीवाल अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे। जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस अरविंद केजरीवाल ने किया है उसके लिए वो अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे और उनको पनिशमेंट, उनको दंडित किया जाएगा, क्योंकि ये छोटा विषय नहीं है, ये जान के साथ खिलवाड़ है। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई थी। ऐसा तथाकथित रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी हाँ, एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। केजरीवाल सरकार रिपोर्ट पर ही सवाल खड़ी कर रही है तो बीजेपी केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। साफ है कि यह सियासी लड़ाई लंबी चलेगी। जिस रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रही है, आइए आपको बताते हैं कि वो रिपोर्ट आखिर है क्या और उसमें क्या कहा गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर के बीच निरीक्षण कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये तस्वीर तब आई थी जब दिल्ली में दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी का संकट मंडरा रहा था। अब उसी ऑक्सीजन संकट पर एक रिपोर्ट से बवाल मचा है। रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार पर आरोप है कि दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की मांग को बढ़ा चढ़ाकर बताया। अस्पताल की जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की मांग की। 25 अप्रैल से 10 मई के बीच ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड रही। जरूरत थी 289 मीट्रिक टन की, लेकिन 1140 मीट्रिक टन की मांग की गई।
ऑक्सीजन के गलत इस्तेमाल के दावों के बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाई है। इसमें एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया, मैक्स हेल्थ केयर के संदीप बुद्धिराजा समेत 5 लोग शामिल हैं। उन्होंने ही ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली के कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की मांग बढ़ाकर दिल्ली सरकार के सामने रखी, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने इस मांग को केंद्र के पास भेजने से पहले उसकी जांच क्यों नहीं की। हत्या के आरोपी पहलवान सुशील कुमार के साथ दिल्ली पुलिस के जवान करवा रहे हैं फोटो सेशन। उठ रहे हैं दिल्ली पुलिस पर सवाल। लाल टी शर्ट पहनकर ये बीच में खड़ा पहलवान सुशील कुमार है और बगल में खाकीधारी पुलिस के जवान। कभी ओलंपिक में पदक जीतने वाले सुशील कुमार अब हत्या के आरोपी हैं और उनके साथ पुलिस वालों की ये तस्वीरें सवाल उठा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक तस्वीरें तब की हैं जब सुशील कुमार को जेल शिफ्ट किया जा रहा था। भले ही सुशील कुमार सेलिब्रिटी रहा हो, लेकिन अब वो हत्या केस में आरोपी है और आरोपी के साथ पुलिस का ये बर्ताव सवाल उठाता है। सुशील कुमार जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हैं। कोर्ट ने आज सुशील कुमार की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ा दी है। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई केस में यूपी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जिस मोबाइल से वीडियो बनाया गया था वो बरामद हो गया है। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में अब पुलिस को कामयाबी मिली है। यूपी पुलिस को इस मामले में मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर का लापता मोबाइल फोन मिल गया है। प्रवेश को रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ कर रही थी। पुलिस के मुताबिक अब प्रवेश की निशानदेही पर ही उसका मोबाइल और वो कैंची बरामद हुई है जिसके साथ बुजुर्ग से बदसलूकी की गई थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक प्रवेश के मोबाइल से ज्यादातर डाटा डिलीट कर दिया गया है। फॉरेंसिक लैब इस मोबाइल की जांच कर रही है। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई केस में प्रवेश गुर्जर के मोबाइल से ही पिटाई का वीडियो बना था। पहले वीडियो वायरल कर पूरे मामले को धार्मिक भेदभाव का रंग दिया गया। हालांकि पुलिस इस दावे को खारिज कर चुकी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे बुजुर्ग के साथ मारपीट व अभद्रता करने की घटना के मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर को आज एक अन्य मुकदमे में पीसीआर पर लाया गया था। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, तमंचा व कैंची बरामद किया गया। आगे कार्रवाई की। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें मारपीट के साथ कुछ हिंदू नारे भी सुनाई दिए गए थे। पुलिस के मुताबिक असली वीडियो से छेड़छाड़ की गई थी। अब मोबाइल मिलने के बाद दावे की हकीकत सामने आ सकती है। यूपी के धर्मांतरण मामले में हवाला कनेक्शन सामने आया। एबीपी न्यूज से यूपी के गृह सचिव ने कहा, विदेशी बैंकों से ट्रांजैक्शन के मिले हैं सबूत। यूपी में धर्म बदलने का जो गोरख धंधा सामने आया है उसमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच एजेंसियों को इस रैकेट से जुड़े एक विदेशी बैंक से ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। एजेंसियां इन अकाउंट की जांच कर रही हैं। एक हवाला का पहलू भी जो है सामने उभर कर आ रहा है और उसमें भी खंगाला जा रहा है, बैंक अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है। एक विदेशी बैंक का बैंक अकाउंट भी मिला है, उसमें भी काफ़ी मूवमेंट पैसे का हुआ है, उसको भी देखा जा रहा है। इस रैकेट ने कुछ मूक बधिर बच्चों के साथ साथ लगभग 1000 लोगों का अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराया। अब इस बात की जांच की जा रही है कि जो बच्चे हैं उनको किस तरह की किताबें पढ़वाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरी बार अनिल देशमुख और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापे मारे। मुंबई में अनिल देशमुख के घर की तस्वीरें तब की हैं जब ईडी की टीम यहां छापेमारी करने पहुंची। ईडी की टीम जब छापेमारी कर रही थी तो अनिल देशमुख वर्ली वाले घर में कार में दिखाई दिए। उनके साथ ईडी के अधिकारी भी मौजूद थे। ईडी ने अनिल देशमुख और उनके करीबियों के 5 ठिकानों पर आज छापेमारी की। इसमें से 4 मुंबई में और 1 नागपुर में है। गौरतलब है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए प्रति महीने वसूली के आरोप लगाए हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछले महीने करीब 10 बड़े बार मालिकों ने कहा अनिल देशमुख को 4 करोड़ रुपए दिए थे। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों के बाद अनिल देशमुख को महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। अपने ऊपर लगे आरोपों को अनिल देशमुख ने खारिज कर दिया है, लेकिन जांच में अनिल देशमुख पर शिकंजा कसता जा रहा है। पंजाब में खत्म नहीं हो रही है कांग्रेस पार्टी की लड़ाई। राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह दूलो का सीएम अमरिंदर सिंह पर निशाना। बोले, पंजाब में सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। सूरत में कोर्ट की पेशी के बाद आज दिल्ली में राहुल गांधी ने एक बार फिर पंजाब के नेताओं से मुलाकात शुरू की। मकसद था पार्टी में कलह रोकना।
लेकिन राहुल गांधी से मिलने के बाद राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह दूलो बोले अमरिंदर सिंह के काम का तरीका सही नहीं, इसीलिए ऐसे हालात हैं। तो मुख्यमंत्री भी कई पार्टियां बदल के आए हुए हैं, अब कसूर होगा नहीं है। कसूर तो साडी लीडरशिप ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। पंजाब में कांग्रेस टूट की कगार पर है। बार बार दिल्ली बुलाए जाने से नाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी को सीधे बगावत की धमकी दे चुके हैं। साफ है कांग्रेस की सुलह की कोशिश अभी बेअसर दिख रही है। अभिनेत्री पायल रोहतगी गिरफ्तार हुई। पायल पर अहमदाबाद के सोसाइटी के चेयरमैन को धमकी और गाली गलौज देने का आरोप लगा था। कई बार विवादों में आई बॉलीवुड एक्ट्रेस पायल रोहतगी को अहमदाबाद पुलिस ने आज सुबह गिरफ्तार कर लिया। पायल पर आरोप है कि उन्होंने सोसाइटी के चेयरमैन से विवाद होने के बाद सोशल मीडिया में अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया था। पायल पर सोसाइटी के चेयरमैन को जान से मारने की धमकी देने और सोसाइटी के लोगों से छोटी छोटी बातों पर झगड़े के भी आरोप लगे। हालांकि पायल के पति ने एबीपी न्यूज से यह सभी आरोपों को झूठा बताया। पायल रोहतगी पर इससे पहले भी उनके सोसाइटी के लोगों ने आरोप लगाया था, पर इस बार मामला जेल तक पहुंचा। पटना के बिहार बोर्ड ऑफिस में आज जोरदार हंगामा हुआ। 2019 के एसटीईटी परीक्षा के रिजल्ट में धांधली का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा और इसी से गुस्साए छात्रों ने बिहार बोर्ड ऑफिस में जबरन घुसकर हंगामा किया, नारेबाजी की। देखिए कैसे एक साथ एसटीईटी अभ्यर्थी बोर्ड ऑफिस के बाहर जुटे, लेकिन उन्हें मेन गेट बंद मिला और इसके बाद नाराज छात्रों ने इस बड़े गेट को धक्का देना शुरू कर दिया। गार्ड वहीं तैनात थे, लेकिन कुछ ही देर में धक्के के बाद गेट खुल गया। फिर हंगामा करते हुए सभी छात्र ऑफिस कैंपस के भीतर दौड़ने लगे। गेट तोड़ने वाले इन छात्रों के साथ 2 विधायक भी मौजूद थे। ये सभी गुस्साए लोगों ने बोर्ड ऑफिस के मेन गेट पर बैठकर धरना दिया और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन नाराज छात्रों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। झारखंड में बालू माफिया बेलगाम, नदियों से बालू निकालकर भेजे जा रहे हैं बंगाल और बिहार। पुलिस रोक लगाने में नाकाम। नदी से बालू निकाले जा रहे हैं। बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं और नदी से बालू निकालकर ट्रक और ट्रैक्टर पर लोड किए जा रहे हैं। तस्वीरें झारखंड के दुमका की है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बालू माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन के कारोबार में जुटे हुए हैं। स्थानीय प्रशासन इन सबसे बेखबर है। 100 से 150 ट्रक बालू रोज नदियों से निकालकर पड़ोसी राज्यों के बाजार में बेचे जा रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की शिकायत पर पिछले दिनों पुलिस ने कार्रवाई की और कई मशीनों को जब्त किया। झारखंड में अवैध खनन का ये खेल तब हो रहा है जब एनजीटी ने राज्य में 15 अक्टूबर तक खनन पर रोक लगा रखी है। आप सोच रहे होंगे कि सफेद कोट पहने ये लोग आखिर कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दरअसल इस वक्त तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड की दिखा रहे हैं। ये उत्तराखंड का गढ़वाल जिला है। श्रीनगर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ये हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय बेस टीचिंग चिकित्सालय है। चिकित्सालय के बाहर ये तमाम लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं सफेद कोट पहने हुए, दरअसल ये सभी इंटर्न्स हैं और इंटर्न्स इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मूक प्रदर्शन है इनका। इनकी डिमांड्स आप पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज स्टाइपेंड। दरअसल इनके अनुसार जो इनको स्टाइपेंड दिया जाता है वो प्रतिदिन का केवल 250 रुपये है, जो कहीं ना कहीं गरिमा को उनकी कम करता है। ऐसे समय में ये सभी लोग कोविड के वॉर रूम में ड्यूटी कर रहे हैं। कोविड का ये दौर जहां कोई भी व्यक्ति कोविड के किसी भी मरीज के आसपास भटकने से भी घबराता है, वहां पर ये सभी लोग ड्यूटी कर रहे हैं और अब करीबन 1 हफ्ता हो चुका है जब से अपने स्टाइपेंड को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रोज 500 से 600 लोगों को हम वैक्सीनेट करते हैं। 9 to 7 की जॉब है हमारी। हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम किसी पे उपकार कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इट इज आवर ड्यूटी एंड वी रियली फील ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन। लेकिन इतनी
9 to 7 की जॉब करने के बाद, नाइट ड्यूटी करने के बाद, आई थिंक वी डिजर्व अ लिटिल बिट रिस्पेक्ट विद सच अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड। 16-16 घंटे ड्यूटी की है, अपनी जिम्मेदारी से हम कभी पीछे हटे नहीं है। बट अब यहाँ बात सरकार की है, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने प्रति वो जितना वो अपने प्रोत्साहन की तरह ही मतलब हमारी जो है मांगे पूरी कर सकते हैं। दिल्ली के द्वारका इलाके में सनसनीखेज मर्डर, पति पत्नी पर की गई फायरिंग, पति की मौत, पत्नी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। सीसीटीवी की इन धुंधली तस्वीरों में दिल्ली में खुलेआम फायरिंग और मर्डर का सबूत रिकॉर्ड है। द्वारका के अंबारहाई गांव में विनय दहिया और किरण दहिया पर बदमाशों ने ऐसे कई राउंड फायरिंग की। इसमें विनय की मौत हो गई जबकि किरण का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी और यहां किराए के मकान में रहते थे। पुलिस ने जांच में 3 आरोपियों की पहचान कर ली है। पुलिस के मुताबिक ये लड़की के भाई, चाचा और चचेरा भाई हैं। कल 9:30 बजे के आसपास की कॉल, PCR कॉल मिली थी रिगार्डिंग गन शॉट इंजरीज टू एक कपल। अमराही गांव का इंसिडेंट है। वेंकटेश्वर हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर हस्बैंड जो है वो लेटर ऑन डेड डिक्लेयर हुए। वाइफ जो है उनकी अभी वहाँ पर एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और जो सस्पेक्ट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है इस रिगार्ड में। रिश्तों के झगड़े में भले ही ये वारदात हुई हो, लेकिन जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में खुलेआम फायरिंग की गई वो कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठाता है। मुंबई में इमारत का हिस्सा गिरने से मचा हड़कंप। 4 मंजिला इमारत का स्लैब गिरा, अंदर फंसे 35 लोगों को सही सलामत रेस्क्यू किया गया। मुंबई में आज सुबह इस 4 मंजिला इमारत का बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया है। हादसे के दौरान इमारत में 35 से ज्यादा लोग मौजूद थे। समय रहते सभी लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। अच्छी बात यह है कि इस दुर्घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली है। मुंबई में ये महाड़ा की इमारत है जो कि कई साल पुरानी है। इसके अंदरूनी हिस्सों की मरम्मत की जा रही थी और उसी दौरान हादसा हुआ। कृषि बिल का विरोध कर रहे किसान एक बार फिर सरकार से आर पार के मूड में हैं। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। मेरठ से किसानों का ये मार्च दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकला है। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने अपना आंदोलन अब और तेज कर दिया है और 26 जून को काला दिवस मनाने का फैसला किया है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से भी किसान ट्रैक्टर लेकर बड़ी संख्या में गाजीपुर पहुँच रहे हैं। सुनिए किसानों के मन में क्या है। रिहर्सल इसलिए हो रही है 26 तारीख नजदीक है और 26 तारीख को किसान नहीं भूलेगा कभी भी। हर महीने 26 तारीख आएगी, किसान ट्रैक्टरों की रिहर्सल करेगा, ट्रैक्टर आते रहेंगे और ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए, इसलिए इनकी रिहर्सल करनी पड़ती है ट्रैक्टर। हमें तो महसूस होने लगा हमारे पे तो वोट ले ली, हमने सरकार बना दी और हमारे किसान तो बात करने को भी परहेज कर रहे, किसानों तो बात भी ना करे, तो किसानों के मन में कहीं ना कहीं तो बात आ रही, बात भाई ये इतना बड़ा धोखा क्यों हो रहा हमारे साथ में। हरियाणा और पंजाब की ये किसान केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। सरकार ये साफ कर चुकी है कि ये कानून वापस नहीं होंगे, लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। उत्तराखंड में बर्फ के तूफान में धार्मिक यात्रा करते दिखे श्रद्धालु। हर 12 साल पे निकलती है भगवान घंटाकर्ण की शोभा यात्रा। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर बर्फीली हवा चल रही है और उसके बीच भक्त यात्रा पर निकले हुए हैं। ये तस्वीरें भगवान घंटाकर्ण देवरा यात्रा की हैं। पांडुकेश्वर गांव के लोग भारी बर्फ में नंगे पांव यात्रा कर रहे हैं। भगवान के इस यात्रा में 50 से अधिक श्रद्धालु मौजूद हैं, जो भगवान बद्री विशाल और घंटाकर्ण के जयकारे के साथ 5 दिनों से लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। भगवान का ही चमत्कार है कि इस तरह के रास्ते से श्रद्धालु सही सलामत अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान घंटाकर्ण की ये शोभा यात्रा हर 12 साल में निकलती है। माना जाता है कि भगवान घंटाकर्ण इस दौरान अपने आराध्य भगवान बद्रीनाथ से मिलने जाते हैं। इस दौरान कई धार्मिक आयोजन भी होते हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।